नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी हमारी चल रही है। और आज हमारा ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है मानव संसाधन, जो कि जनसंख्या से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके चाहे किसी भी एग्जाम हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए। और इस बुक के अकॉर्डिंग ये 12वां चैप्टर है, मानव संसाधन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, एक जो हमारी लास्ट चैप्टर की क्लासें हुई थी, कई जो पिछले जो लास्ट क्लास थी, तो उनमें जनसंख्या का टॉपिक वहां भी आया था। तो आपके कुछ जो है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छे से देखेगा और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सा कारखाना, कौन सी खान या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए आज हम आगे पढ़ते हैं मानव संसाधन। तो क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मानव अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से किसी भी वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करने में सक्षम है। मानव न सिर्फ नए संसाधनों का रचयिता है, बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो कि पर्यावरण संसाधन हम कहते किसको हैं? अब देखिए, खनिज तो धरती पे हैं, लेकिन जब तक हम अपने लिए उनको प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ खनिज कहलाएंगे। लेकिन जो ही हमने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, खनिज क्या बन गया? संसाधन। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। अब ये कह रहा है मानव न सिर्फ नए संसाधनों का रचयिता है, बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन। मानव भी क्या है? एक संसाधन है। भाई, आप जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपको घर वगैरह बनाना हो तो आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी जो उस घर को बनाएंगे। तो वो भी क्या है? एक संसाधन है। मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन उनकी संख्या तथा शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है। भाई, मानव को संसाधन बनाता कौन है? उनकी कितनी संख्या है, कैसी उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति है। मनुष्य में शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनता है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी कंसेप्ट हैं। आपके एग्जाम में आने लायक जैसा इस पैराग्राफ में से नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझ में जरूर आनी चाहिए कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन एक वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे जैसे मान लीजिए, जो लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अब आप भी सरकार के लिए, देश के लिए एक संसाधन, एक शिक्षक के रूप में कब काम आएंगे? जब आपका गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन होगा या प्राइवेट फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, और वहां जाकर के जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, सेवाओं में जाएंगे आप, चिकित्सा सेवाओं में, शिक्षण सेवाओं में, अलग अलग फील्ड में, तो वहां अब आप केवल एक जनसंख्या नहीं रहे, आप एक संसाधन के रूप में हो। तो ये चीजें हैं, मैन मैन इसके फैक्ट हैं। उसके बाद है कि क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। तो समझने वाली चीजें हैं, कोई ज्यादा इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था। कोयला जो है, जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार, उसे संसाधन नहीं बनाया। ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जैसे जितने भी खनिज वगैरह हैं या कोई भी हैं, जल है, वायु है, सूर्य है, ये अपने आप में जो है वो तब तक हैं जब तक हमने इनको संसाधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया। जैसे खनिज है, उसका इस्तेमाल नहीं किया था, तब तक वो खनिज था।
हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हमने उसको क्या कहना शुरू कर दिया? खनिज संसाधन। संसाधन के रूप में वर्तमान उत्पादन कौशल उत्पादन के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। मित्रों, जनसंख्या आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जैसे चाइना है। चाइना आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। चाइना ने अपनी जनसंख्या को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं माना। चाइना का जो एक सिस्टम है वो ऐसा है कि जनसंख्या उसकी कमजोरी नहीं है, एक ताकत के रूप में उभर करके सामने आया है। जबकि भारत के लिए जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। हम संसाधन के रूप में उतना इस्तेमाल नहीं कर पाए जितना एक पॉजिटिव या सकारात्मक तरीके से होना चाहिए था। और चाइना के लिए जनसंख्या कभी कमजोरी नहीं रही। आज भी उस पर कोई अटैक वटैक भी कर दे, मरमरा भी जाए ये करोड़ों की संख्या में, तो भी चाइना वाले ही बचेंगे, इतनी इनकी संख्या है। तो संख्या भी अपने आप में एक ताकत होती है। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या को एक संसाधन ही बनाया, उसने कमजोरी नहीं बनने दिया। तो ये कुछ तुलनात्मक चीजें हैं। अब आता है जनसंख्या। जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। किसको कहते हैं जनसंख्या? एक निश्चित स्थान में। अब जैसे जयपुर है, अब जयपुर में आप देखेंगे कि साहब एक निश्चित समय में, जैसे 1 साल की अवधि में या 10 साल की अवधि में कितनी जनसंख्या है, कितनी बढ़ी, तो व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है और उसके अर्थ और महत्व ज्ञात किए जाते हैं। तो जनसंख्या पर ही आप देखिए जो भी सरकार की नीतियां बनती है वो इस जनसंख्या, आप देखते होंगे कि यह सरकार ये जनसंख्या क्यों गिनवाती है। हर 10 साल बाद में जनसंख्या के नए आंकड़े आते हैं। तो ये सरकार गिनवाती क्यों है जनसंख्या? इसके रीजन है, जनसंख्या से सरकार की जो भी पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, सरकार उन पे मनन करती है कि हमें किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, किस चीज में कहाँ कहाँ किस किस में कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है, किस किस वर्ग के लिए बनवानी है, उस पर डिपेंड करता है। जनसंख्या पर ही सारा है। संसाधन आपदा और विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वृद्धि, वितरण और विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपयोग करता है। अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मित्रों, देश का डेवलपमेंट जो है वो जनसंख्या पर बहुत जबरदस्त तरीके से निर्भर करता है। आप देखते हैं कि अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, ये कंट्रीज इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि जनसंख्या वहां पर कम है, वहां के भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। और हमारे यहाँ सब जनसंख्या ही जनसंख्या है। सरकार कितनी देखिए जो फ्री सुविधाएं वाली योजनाएं बनाती है, ये चाहे शिक्षा से संबंधित हो, सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का कितना बड़ा बजट जाता है। तो जो निःशुल्क नाम की सुविधाएं लोगों के लिए बनाई जाती है जिस तरह से, तो कितना बड़ा एक सरकार का बजट है वो इन कामों में लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत में, जबकि संसाधन उसके कंपैरिजन में उतने नहीं है जितने होने चाहिए। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष, महिला और बच्चे तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये पॉइंट। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि और उसके परिवर्तन और कारण। जैसे आप दशकीय वृद्धि पढ़ते हैं कि 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में जनसंख्या में कितनी संख्या में वृद्धि हुई, कितने % वृद्धि हुई। जनसंख्या के गुण और विशेषताएं। व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनका साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि। तो ये सब चीजें आते हैं जनसंख्या में 3 ये चीजें। अब ये देखिए इधर एक मैप है विश्व की जनसंख्या में भारत का भाग। तो अब ये एक बना हुआ है 360 डिग्री में। 19.4% पूरे विश्व में केवल चाइना का भाग है। 17.4% है भारत का। संयुक्त राज्य अमेरिका का है 4.5%, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत से बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में।
इंडोनेशिया में 3.4, ब्राजील में 2.8, पाकिस्तान में 2.7, बांग्लादेश में 2.4, नाइजीरिया में 2.3 और ये रूसी गणराज्य 2.0। अब रशिया आप जानते हैं कितना बड़ा देश है, किसी महाद्वीप से कम नहीं। आप ऊपर देखेंगे आपको रशिया रशिया दिखेगा, और उसके सामने चाइना और भारत और ये तो छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे आपको। तो इतना बड़ा रशिया में 2.0% है कुल जनसंख्या का। जापान में 1.9%। और बाकी जो विश्व है उसमें फिर बाकी छोटे छोटे देश बहुत हैं ऐसे, तो 41.2% है उनका। तो इसने टॉप ऑर्डर से बता दिया, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे ब्राजील। इस प्रकार से है जनसंख्या। तो अब देखिए कितना बड़ा भाग है भारत का। जनसंख्या का आकार और वितरण। और ये इधर एक और है मैप जिसमें विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भाग दिखाया है। 2.4% है, लेकिन साहब जनसंख्या 17% से ऊपर जा रही है अगर क्षेत्रफल के अनुपात में देखें तो। अभी इतना सा भाग है भारत का पूरे विश्व में, जो क्षेत्रफल है उसका 2.4%। विश्व का जो स्थल भाग है उसका 2.4% है भारत के पास। भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर है यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। यह जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। तो दोस्तों ये है कुल जनसंख्या, और ये तो 2011 की है। मित्रों अभी 2021 की जो जनगणना है, जो जिस हिसाब से नए आंकड़े आप कई 2-4 साल बाद में आप जब ये आंकड़े देखेंगे 2021 की जनगणना के अनुसार, तो अब कितनी वृद्धि होगी आप देखिएगा। धड़ाधड़ बढ़ ही रहे हैं जनसंख्या तो कौन सी कम होती बढ़ती है ये तो। लेकिन अनुपात कम होता है कि भाई जैसे 10 सालों में, पिछली बार 10 सालों में इतनी बढ़ी, इस साल 10 सालों में हम कंट्रोल करेंगे, तो इस प्रकार से। तो मित्रों ये एक चार्ट बना हुआ है। आधार तिथि जैसे चीन ने 2010 की, 2011 की, सबकी अपनी अपनी है जनसंख्या, कब कौन सा जो है वो देखते हैं। तो इसमें भारत में देखिएगा सेकंड नंबर पे भारत का है। और दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर से मतलब क्या होता है, अब जैसे ये 2011 की जनसंख्या है, तो 2010 से लेकर के 11 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई है 17.64 की। अब वो जो ऊपर 17 आ रहा था वो मत समझ लेना, वो पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का परसेंट था भारत में, कि कितना परसेंट जनसंख्या भारत का है। और ये केवल भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर बता रहा है 10 सालों का। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। बाकी जैसे चीन के अंदर पिछले 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई, 5.43, यानी 2000 से 2010, इस प्रकार से। यूएसए में 7.26, इंडोनेशिया में 15.5, और ब्राजील में इतना, पाकिस्तान वाले खूब हैं भाई साहब ये इस चीज में तो तेज है, 24.78। और बांग्लादेश ये वाले भी तेज हैं, 16.76। नाइजीरिया वाले भी तेज हो गए हैं, 26.84। रशिया वाले समझदार हैं, तो ये इनका थोड़ा उल्टा गए हैं, मतलब कम हुई है बजाय उससे पिछले दशकीय वृद्धि की तुलना में। और जापान का 1.1, तो ये भी समझदार हैं। बाकी अन्य देशों का ये है, और विश्व का कुल इस प्रकार से करके, और पूरे विश्व में जो 10 के वृद्धि दर है वो है 12.97। इतनी जनसंख्या बढ़ी है। तो अब 2021 की जब सारे विश्व में की जाएगी, तब आप वहां देखेंगे कि वो कितने परसेंट बढ़ी है। और ये वेबसाइट है, ये आपके काम भी आएगी। ये सोर्स भी इन्होंने उठाए हैं, तो ओरिजिनल जो सरकारी वेबसाइट है उसी से उठाए हैं, जनसंख्या वाली ये जो वेबसाइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, जिसकी कुल जनसंख्या 19,95,81,477। मित्रों कितनी बड़ी जो है एक संख्या में है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है।
तो बहुत हैं यूपी वाले। इसलिए देखिए, आप देखेंगे कि जो भी मजदूर वगैरह अभी इस वायरस के कारण जब बंबई से बड़े बड़े जगहों से वापस घर जा रहे थे, वो सब आए हुए कहाँ से थे? अधिकतर यूपी बिहार से ही। क्योंकि वहां उतना रोजगार, उनकी जितनी संख्या है उस अनुपात में रोजगार नहीं है, या सरकारें रोजगार सर्जन जितना करना चाहिए वहां नहीं कर पा रही। वहां क्या, कहीं नहीं कर पा रही। मैं किसी भी राज्य की बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करें, तो भाई सारे सरकारी नौकरी में थोड़ी आ जाएंगे। और सबकी योग्यता, लोगों में इतना टैलेंटेड होता है, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं। किसी में एक बड़ा बिजनेसमैन की योग्यता है, उसका माइंड ऐसा है कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। वो किसी के अंदर क्षमता है कि वो अच्छा खिलाड़ी बने। लेकिन क्षमता कौन है? एक ही, सबको बस लाइन में लग के सब करो, तैयारी करो गवर्नमेंट सर्विस की। तो रोजगार सृजन जब तक नहीं होगा तब तक बेरोजगारी ऐसे ही फैलेगी। तो रोजगार सृजन करना बहुत जरूरी है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र में राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों, केवल यूपी के अंदर पूरे भारत का कितना परसेंट है? 16.49। ये 2011 के अनुसार है। 2021 के आंकड़े आएंगे तो वो तो चेंज होंगे। और सिक्किम में कितने लोग रहते हैं? 6,07,688। तो ये बताए हैं कि ये तो केवल संख्या में ही गिन लीजिए इनको आप। और कहाँ, तो ये 20 करोड़ की आबादी है, लगभग 20-21 करोड़। और यहाँ 6 लाख लगभग इसी प्रकार से हैं। लक्षद्वीप इनमें तो और भी कम है। भारत के लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों, ये आप कुछ डाटा है, अभी आपको याद करने हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ना इनमें ऐसा कुछ समझाने वाली चीजें हैं। ये तो आंकड़े हैं, अब आपको याद करने हैं कि लगभग आधी जनसंख्या आप देख लीजिए कहाँ रहती है। 5, यूपी बिहार तो है ही है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र, इनमें ही निवास करती है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है भारत में जनसंख्या के आधार पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये देखिएगा, ये एक मैप है भारत का जिसमें जनसंख्या लिखी हुई है। तो इसे हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं मैप को। अब ये जनसंख्या देखिएगा, लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अभी जो ज्यादा, जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो उनको ज्यादा रेड सर्कल से दिखाया गया है इसमें। ये वाला देखिएगा, बिहार हो गया, और यूपी है, दिल्ली है 16 करोड़ 75 लाख से ऊपर। यूपी में 19 करोड़ 95 लाख, मतलब आप लगभग 20 करोड़ से ऊपर समझिए। बिहार में 10 करोड़ से ऊपर हैं। महाराष्ट्र में 11 करोड़ से ऊपर हैं। तो जिनमें 10 करोड़ से ऊपर वाले हैं। और अभी इसके अलावा इनमें देखिए, सिक्किम के अंदर कम है, 6,07,688 हैं। अरुणाचल प्रदेश में 13,82,000 के करीब। नागालैंड में लगभग 20 लाख ही समझिए आप। मणिपुर में लगभग 27 लाख, मिजोरम में लगभग 10 लाख, और ये असम में 3 करोड़ 11 लाख के आसपास। असम में खूब है। तो इसी प्रकार से हैं। ये मेघालय में भी 29 लाख, त्रिपुरा में भी 36 लाख, इस तरह से ये जनसंख्या है। और राजस्थान की देखिएगा, 6 करोड़ 86 लाख से ऊपर, यह राजस्थान की जनसंख्या है। हरियाणा में 2 करोड़ 53 लाख 53 हजार से ऊपर है। पंजाब में 2 करोड़ 77 लाख से ऊपर। तो ये इस प्रकार से इनकी जनसंख्या है। गुजरात और राजस्थान की 6-6 में है, मतलब 6-6 से शुरू है। गुजरात की 6 करोड़ इस प्रकार से, और राजस्थान की 6 करोड़ 86 लाख इस तरह से है। और ये दमन दीव, दादर नागर, तो यहाँ 2,42,911 दमन दीव में, और दादर नागर में है 3,42,583। तो अब तो दमन दीव और दादर नागर है, इसको वैसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, दमन दीव और दादर नागर, लेकिन अब इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये गोवा की है।
तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और इधर देखिएगा तमिलनाडु। तो ये राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये वो स्टेट हैं जिनकी 5 से 10 करोड़ के बीच है। अब आंध्रा की, अब तो ये अलग हो गया, इसमें तेलंगाना बन गया ये। तो वैसे देखा जाए तो 8 करोड़ 46 लाख से ऊपर है। कर्नाटक की 6 करोड़ 11 लाख, तमिलनाडु की 721। तो इस प्रकार से है इनकी जनसंख्या। महाराष्ट्र में खूब है, जिनके 10 करोड़ से ऊपर है उनमें महाराष्ट्र भी है। 11 करोड़ 23 लाख 72 हजार 972, 2011 के अनुसार ये इतनी जनसंख्या। बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह ये सब है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख 21 हजार 12 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? ये 5.67%। यह 3,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वितरित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, जिसकी जनसंख्या 66,63,971 है, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जिसकी कुल जनसंख्या ये कितनी 6,72,008 है। तो मित्रों, लेकिन मित्रों, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें 10 की वृद्धि दर बहुत खतरनाक हुई है इस बार। भले ही ये जनसंख्या कम आ रही हो, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 2001 से लेकर के 11 तक जो 10 की वृद्धि दर है, वो जैसलमेर में, इनमें खूब हुई है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ये देखिए, राजस्थान वाला तो पहले भी आया था। हमने पिछले चैप्टर में जो लास्ट क्लास थी, शायद 8वीं या 9वीं में, उनमें था ये चैप्टर। तो ये जनसंख्या के बता रखे हैं कि इसमें कितनी जनसंख्या है। अभी मैटर देख लेते हैं, थ्योरी। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में, किसी देश, राज्य, स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, तथा दूसरा प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। अभी क्या है, आगे और देखते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी जन्म और मृत्यु के अंतर और प्रवसन के कारण होती है। अब जैसे प्रवसन अंतर क्या होता है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि या कमी क्या होगी कि भाई जन्म और मृत्यु में अंतर है, जिस अनुपात में जन्म है क्या उस अनुपात में मृत्यु है, या जैसे लोग एक जगह से छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए तो उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। ये सब फार्मूले हमने जो जनसंख्या का चैप्टर आया था पहले, उसमें ये सब आपको बताए थे कि जनसंख्या वृद्धि दर वगैरह कैसे निकालते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यदि किसी स्थान पर या देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी? 4%। तो अभी देखिए, फार्मूला वगैरह हमने उस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, चाहे उसको आराम से पढ़े, फिर से देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के बारे में कैसे फार्मूला निकालते हैं, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है। अब ये देखिए, कुल जनसंख्या मिलियन में, और एक दशक में सापेक्ष मिलियन, और वार्षिक वृद्धि दर। तो अब ये जनसंख्या देखिएगा 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो कुल जनसंख्या मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और एक दशक में सापेक्ष मिलियन यानी वृद्धि कितनी हुई है? 10 लाख में। तो आप 361 को, ये 361 मिलियन है, तो आप इसको इंटू 10 लाख कर दीजिए। तो ये कुल, जैसे आप मान लीजिए ये देखिए 2011 वाली, तो कितने हैं? 1 अरब 21 करोड़। अब इसको 1, 21, 0.1, तो 1210 जो है, इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 अरब 21 करोड़ के आसपास जो है ये संख्या आएगी। तो अब ये इसमें 10 लाख से मल्टीप्लाई इनको कर दीजिए, ये भी मिलियन में ही है। इतनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ये संख्या बता रहा है यहां पर। ये आपको क्या बता रहा है? ये सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष मिलियन में क्या है? ये संख्या बता रहा है कि इतने बढ़े हैं 10 वर्षों में। 51 में इतने बढ़े थे, 61 में इतने बढ़े, फिर इतने, 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 और फिर इतने। तो ये इतनी वृद्धि हुई उसमें। और
91 से 2001 में तो देखिए बहुत जबरदस्त हुई है यहाँ पे। यहाँ भी 81 से 91 देखिए, यहाँ भी जबरदस्त है। तो वार्षिक वृद्धि दर, अब ये वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पर बता रहा है हर वर्ष की। तो ये आंकड़े हैं कुछ, हालांकि वार्षिक वृद्धि दर आपसे एग्जाम में नहीं पूछता, वो ज्यादातर 10 के वृद्धि दर ही पूछता है, तो उसके आंकड़े और आएंगे। अब ये देखिए 2001 और 11, अपने को तो 11 काम का है, एक कोई एक की ध्यान में रखनी, कोई इतनी कोई जरूर नहीं है। अब देखिए जिला राजस्थान की बात करें तो 2011 में ये सब जनसंख्या है जो आपके सामने लिखी हुई है। और 2011 में कौन से जिले का प्रथम स्थान था राजस्थान में जनसंख्या में? तो सबसे पहला जयपुर है, दूसरा है जोधपुर। और जबकि 2001 में पहला स्थान जयपुर का, उस टाइम भी जयपुर था, लेकिन जोधपुर का तीसरा स्थान था 2001 में, दूसरा स्थान था अलवर का। और यहां 2011 में ये चेंज हो गया और जोधपुर जो है वो अलवर से ऊपर आ गया। हालांकि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें 3685 है और इसमें 3671 है। तो यहाँ ज्यादा वृद्धि हुई, थोड़ी प्रोग्रेस ज्यादा हुई। तीसरा अलवर है, चौथा और पांचवा और छठा ये तीनों सेम रहे हैं। 2001 में भी इनका चौथा पांचवा छठा ही था, नागौर, उदयपुर और सीकर। और बाद में भी 2011 में भी नागौर, उदयपुर और सीकर। तो यहाँ ये 33 लाख है, 30 लाख है, 26 लाख है। फिर बाड़मेर की 7वें स्थान पर आ गया 2011 में, जबकि पहले 10वां स्थान था। अजमेर 8वें स्थान पर है, 2001 में ये 7वें स्थान पर था। तो ये पहले वाले ने अपने अब काम किए हैं। 9वां स्थान भरतपुर है, भीलवाड़ा 11वां बीकानेर, 12वां झुंझुनू, चूरू, पाली, गंगानगर, कोटा, जालोर, इस प्रकार से। तो आपको सबसे ऊपर वाले तो ध्यान में रखने हैं। सबसे ज्यादा जयपुर तो ऐसे ध्यान में रख लेना, जजो अन्ना या जजो अनाऊ, कैसे याद करो, जजो अन्ना, जय जो, जजो, जय से जयपुर, जो से जोधपुर, और उसके बाद अन्ना अलवर और नागौर। तो शुरू के चार ये हैं। और दिमाग में थोड़ा मैप से भी इनको याद कीजिएगा। जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ आपको जयपुर दिख जाएगा, तो जयपुर का 1 नंबर और दूसरा नंबर इधर जोधपुर। फिर उसके बाद आपको वापस जयपुर की तरफ जाना है, अलवर आएगा, फिर वापस आपको इधर आना है नागौर की तरफ। तो इस प्रकार से ये चलेगा। जयपुर से शुरू हुए, जयपुर से आ जाओ पश्चिम की तरफ जोधपुर, यहां से वापस जाना है इधर यानी अलवर, फिर वापस इधर आना है यानी नागौर। जब इस तरीके से याद करोगे तो याद हो भी जाएगा। जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से अलवर, अलवर से वापस नागौर। जेड बना देना, लेकिन उल्टा जेड बनाना है, यूं, ऐसे, यूं। और 33वां जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम है जनसंख्या पूरे राजस्थान में? तो वो है 6,72,008 और 33वां स्थान है। पिछली बार भी इसका 33वां था। और ये देखिएगा मित्रों, ये 27, 27 के बाद से बिल्कुल सेम है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 33। तो 12 जिला, और धौलपुर, राजसमंद, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर। सबसे कम जैसलमेर में, जैसलमेर से थोड़ा सा ज्यादा 8,68,000 ये प्रतापगढ़, सिरोही में 10 लाख, बूंदी में 11 लाख, राजसमंद में 11,58,000। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। जैसल, प्रताप, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे निचले स्तर से बताइए कि राजस्थान में कौन सी, या जैसलमेर के बाद किसकी सबसे कम है? तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद कम किसकी कम है? तो इस प्रकार से सिरोही। तो इस प्रकार से आपसे ये पूछ सकता है। तो जैसल, प्रताप, सिरो, बूंदीरा, कैसे याद करो? चाहिए जैसल, प्रताप, सिरो, बूंदीरा। आपकी जो भी ट्रिक देखिए व्यक्ति के अपने कुछ भी हो सकती है, जैसे उसको आसानी से समझ में आए, चाहे आप कैसे भी याद करो, आपको याद होना चाहिए।
तो आप कैसे भी करके इनको लिंक करके चीज़ों को याद कर लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है इनमें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।